हाँ जी मेरे सीएमए फाइनल के दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सब लोगों का एक जबरदस्त लेक्चर पे। दोस्तों हमने कल के दिन पे कंपटीशन एक्ट 2002 को खत्म कर लिया है। सीसीआई वाला पोर्शन हमने कल वहां पे खत्म किया था। आज हम करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो। दोस्तों ये 5 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन देता है आपके सीएमए फाइनल लॉ के सिलेबस पे। अगर आप इसको मॉड्यूल से पढ़ने के लिए जाओगे दोस्तों, तो जैसा कि आप मॉड्यूल पे देख पा रहे हो, मॉड्यूल पे कुछ चीजों को ना एक्सटेंड किया हुआ है, रिपीट किया हुआ है बार बार, जिसको मैंने बहुत अच्छे से आपके एग्जाम के लिए उतार के रख दिया है एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म पे। तो जैसा कि आप देख पाएंगे दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पता नहीं कहां चले गया है, मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ जी, ये दिख रहा है हमको, मनी लॉन्ड्रिंग का ये एक्ट। तो यहां से अपनी चीजें शुरुआत होती है। तो ये जितनी भी चीजें पैराग्राफ वाइज में सारी चीजें चल रही है, मैंने इसको आपके एग्जाम के लिए जितना जरूरी है उस हिसाब से इस नोट्स के अंदर उतारा है। तो पहले मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू एक मोमेंटम बिल्ड कर दूंगा इस पूरे के पूरे एक्ट का, और फिर मेरे कुछ पीडीएफ नोट्स हैं जिससे आपको बाकी की जो प्रोसीजरल चीजें हैं, जो रूल्स के अंदर है, वो कवर हो जाएगी। बहुत अच्छे से आपको ये एक्ट समझ में आएगा। शायद 40 से 45 मिनट मुझे लगेगा, जिसमें मैं मॉड्यूल का इंटायर सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवाइज करवा दूंगा। आई रिपीट, रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि जो हमारे रेगुलर लेक्चर होते हैं दोस्तों, उस पे एटलीस्ट मेरे को इसको 3-1 घंटे लगते हैं इसको समझाने के लिए। क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है, आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको रिवीजन में भी एक अच्छा मोमेंटम और एक अच्छा नॉलेज आपकी इसके दिमाग में फिट हो जाए, ताकि आप इसको एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाए और आपकी 5 मार्क्स की तैयारी हो जाए। अगर आप हमारे रेगुलर लेक्चर लेना चाहते हो दोस्तों, तो आप arjunchhabra.tutorial.com में विजिट कर सकते हो। हम एक्सक्लूसिवली सीएमए फाइनल का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सीएमए फाइनल, सीएमए इंटर एंड सीएमए फाउंडेशन, एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए। लेट अस बिगिन दोस्तों। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप इस चैनल पे न्यू हो, डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, और पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। क्योंकि मैं लगातार, अगर आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाओगे, मैं लगातार इकोनॉमिक लॉस का, सीएमए फाइनल लॉ के इकोनॉमिक लॉस का लगातार रिवीजन वीडियोस इसी टाइम पे पोस्ट कर रहा हूं। सो लेट अस बिगिन दोस्तों, बट मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू एंड डू लाइक बिफोर मूविंग अहेड टू दिस रिवीजन वीडियो। लेट स्टार्ट दोस्तों, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि आप प्रिवेंट कर रहे हो मनी के लॉन्डर को। अब सर, मनी लॉन्डर मतलब क्या होता है? ऐसा पैसा जो आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करके कमाया है, ड्रग्स बेच के कमाया है, किडनैपिंग करके कमाया है, कोई कट्टा गोला बारूद बना के कमाया है, हो सकता है प्रोस्टिट्यूशन की रिंग आप चला रहे हो, आप यानी कि जो भी XYZ बंदा हो, तो कुछ भी इलीगल एक्टिविटी से कमाया गए पैसे को बोला जाता है ब्लैक मनी बोल लो, इलीगल मनी बोल लो, टेंटेड मनी बोल लो। टेंटेड यानी कि डर्टी मनी है वो। अब आप उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करेंगे? मान लीजिए आपने सारे ड्रग बेच के, प्रोस्टिट्यूशन रिंग चला के, असला गोला बारूद इलीगल तरीके से बना के बेचा, आपने ब्राइबरी की, आपने कट्टा बंदूक बना के बेचा। अब आपने पैसे कमा लिए। अब आप इस पैसे से कोई कार खरीदना चाहते हो, कोई बंगलो खरीदना चाहते हो, किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये आप इन्वेस्ट कैसे करोगे? आपको पैन कार्ड लगेगा, आपकी पूरी डिटेल आएगी, आप कहां इस सोर्स को कहां से दिखाओगे, क्या बताओगे कि आपने पैसा कहां से लाया? क्योंकि ये सारा पैसा डर्टी मनी है, इलीगल एक्टिविटीज से कमाया हुआ है। तो अब इस पैसे को आप कैसे इस्तेमाल करोगे? क्योंकि ये गंदा मनी है, डर्टी मनी है, इसको आप धो के लीगल मनी कैसे बताओगे, लेजिटिमेट मनी कैसे बनाओगे? इस प्रोसेस को बोलते हैं मनी को लॉन्डर करना। गंदे पैसे को, डर्टी पैसे को धोकर लेजिटिमेट मनी बताना, ताकि आप उस पैसे को एक्चुअली इस्तेमाल करके इन सारी जगह पे लगा सको, कहीं इन्वेस्ट कर सको, कोई बंगलो ले सको, कोई कार ले सको, एंड सो ऑन। आइए दोस्तों, मैं इसको समझाता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारी इलीगल एक्टिविटीज करके अगर आपने सब्सटेंशियल प्रॉफिट यानी कि इनकम कमाया, जो डर्टी मनी है, इलीगल है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आप इसको यूज कैसे करोगे, यही पूरी कहानी यहां पे लिखी हुई है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप इसको बेहतर समझ पाए। मान लीजिए दारा सिंह नाम का एक व्यक्ति है,
जिसने 50 करोड़ रुपए कमाया है इलीगली। अब वो क्या करेगा, इस लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस को 3 स्टेप में मैं डिवाइड करके आपको बता रहा हूं दारा सिंह के एग्जांपल से। पहले प्लेसमेंट की जाती है, फिर लेयरिंग की जाती है, फिर इंटीग्रेट किया जाता है। ये 3 स्टेप जैसी होता है, आपका जो डर्टी मनी है वो लेजिटिमेट और एक लीगल मनी बन जाता है, जिसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस। तो कहता है दोस्तों, दारा सिंह नाम का एक बंदा है जिसने 50 करोड़ रुपए इलीगली क्या किए हैं, अर्न किए हैं। रिलेटिव्स और क्रिमिनल फ्रेंड्स हैं इसके दारा सिंह के, वो उनको बुलाता है और कहता है शमशेर, साजिद, खालिद, बंटी, राहुल, सैम और इसके और भी क्रिमिनल दोस्त हैं, इन सबको बुलाता है। कहता है भाई मेरे पास 50 करोड़ रुपए है, मैं चाहता हूं तुम थोड़ा 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 अमाउंट अपने पास और अपने दोस्तों के पास प्लेस करवा दो। इसको बोलते हैं स्प्लिट करना। तो मान लीजिए शमशेर को दे दिया 5 लाख रुपए, साजिद को दे दिया 2 लाख रुपए, बंटी को दे दिया 3 लाख रुपए, सैम को दे दिया 50,000 रुपए और इनके दोस्तों को ऐसे मल्टीपल लोगों के अकाउंट्स में छोटे 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 चंक में पैसे जमा करा दिया, एकदम छोटे छोटे। तो ये लोग अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे स्मॉल चंक में। इसको बोलते स्प्लिट करना। एक बड़ा अमाउंट था, एक साथ आप कहीं डाल नहीं सकते, तो छोटे छोटे अमाउंट में डिफरेंट डिफरेंट नेम में डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में आप इसको क्या कर रहे हो, स्प्लिट। डन सर। अब ये लोग क्या करेंगे, अब ये लोग लेयर चढ़ाएंगे। कैसे, जितने लोगों को भी पैसे दिए गए अब इनको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि आप इस पैसे से किसी कहीं गोल्ड पे इन्वेस्ट कर ले, कोई चांदी पे इन्वेस्ट कर ले, ये पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको पैसे की जरूरत हो फाइनेंस कर दो उसको, लेकिन बैंकिंग चैनल से ही करनी है सारी चीजें। किसी को उधार देना है उधार दे दो, गोल्ड खरीदना है बैंकिंग चैनल से, यानी कि चेक के माध्यम से या अकाउंट ट्रांसफर करके पूरे बैंकिंग चैनल से आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन करो। तो अगर आपने जैसे मान लीजिए गोल्ड परचेस किया, उसकी प्राइस बढ़ी, फिर आपने गोल्ड बेच दिया और अपने बैंक में ही पैसे ले लिए। जिसको आपने बैंक में फाइनेंस किया था, यानी कि आपके बैंक अकाउंट से उसको पैसे उधार पे दिए, उससे इंटरेस्ट आया। किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया होगा, वहां से इंटरेस्ट आया, डिविडेंड आया। तो ये एक लेयर हो गई। अब ये और बड़ा पैसा बन गया। अब इस पैसे को आप किसी बाहर देश के सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दो, यानी कि फॉरेन बैंक्स में डाल दो। अब इसको फॉरेन बैंक्स में डिपॉजिट कर दिया, वहां से फॉरेन सिक्योरिटीज पे डाल दिया। जितने मल्टीपल लेयरिंग कर सकते हो वो कर लो, और उसके बाद फॉरेन से रूट करके आप इस पैसे को वापस इंडिया लाओ। इससे होगा क्या सर? सर इतनी बार इन ट्रांजैक्शन पे लेयर चढ़ गया, ये फॉरेन भी चले गया, फॉरेन की सिक्योरिटी पे भी लग गया, फॉरेन की सिक्योरिटी से वापस भी आ गया। इतने ट्रांजैक्शन हो गए कि अब इसको ट्रेस करना कि ओरिजिनली ये पैसा आया कहां से था, ये पता नहीं है। अब अगर बोलोगे सर आया तो दारा सिंह से, तो दारा सिंह ने तो कैश पे दिया था और छोटे छोटे अमाउंट दिए थे। अब ये 2-4-5 लाख रुपए के जो अमाउंट है तो किसी के पास भी होते हैं आज के डेट में। तो आपने इतने लेयरिंग कर दी इन सारी चीजों में कि अब अगर इसको कोई अथॉरिटी ट्रेस करने की कोशिश करे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले गोल्ड पे इन्वेस्ट हुआ, गोल्ड बेच के वो पैसा आया, फिर उसको इंडिया के किसी सिक्योरिटीज में डाला, वहां से डिविडेंड आया, इंटरेस्ट आया, फिर इसको फॉरेन के बैंक में डाल दिया, फॉरेन के बैंक से फॉरेन सिक्योरिटी पे डाल दिया, फिर इसको घुमा के वापस लेके आया। इतने लेयर इस पे चढ़ गए हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोर्स पे जाके इसका जो ट्रेसिंग है वो रुक जाएगा। हो सकता है आपने स्विस बैंक में इस पैसे को जमा करा दिया, स्विस बैंक तो बिल्कुल हमारे से डिटेल शेयर नहीं करता। तो आपने क्या किया, इस पैसे को ऑफशोर अकाउंट्स में डाल दिया, आपने परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की और बहुत सारी लेयरिंग चढ़ा दी इस पे, इन सब लोगों ने मिलकर। किसके कहने पे? दारा सिंह के कहने में। अब लेयरिंग होने के बाद क्या हुआ, जब पैसे वापस आएंगे इंडिया के अंदर, अब ये लॉन्डर हो चुके हैं। क्यों सर? लॉन्डर होने का मतलब क्या है? सोर्स गायब कर देना पैसे का। दारा सिंह को तो सारे पैसे कैश पे मिले थे, दारा सिंह ने अपने से तो कहीं इन्वेस्ट किया ही नहीं, अपने बैंक अकाउंट में तो डाला ही नहीं। दारा सिंह ने अपने चंटू बंटू जो क्रिमिनल फ्रेंड्स थे उनको छोटा छोटा अमाउंट में स्प्लिट कर दिया। अब ये छोटे अमाउंट तो किसी भी व्यक्ति के पास आ सकते हैं जी। तो दारा सिंह के पास वो पैसे कहां से आए थे ये तो कभी ट्रेस ही नहीं होगा, क्योंकि दारा सिंह ने कभी अपने बैंक अकाउंट में डाला ही नहीं, वो अपने दोस्तों के बैंक अकाउंट में डाला। दोस्तों के बैंक अकाउंट से इतने लेयर्स चढ़ा दिए। तो अब जैसे ही सोर्स गायब हो गया, सोर्स गायब होने का मतलब अब ये ट्रेस हो ही नहीं सकता ये पैसे कहां से आए थे। बम गोला बारूद बेच के आए, ड्रग बेच के आए, प्रोस्टिट्यूशन रिंग चला के आए, कि कौन सी पुष्पा का कौन सा लाल लक्कड़ आपने स्मगलिंग करके पैसे लाए थे, ये ट्रेसेबल ही नहीं है।
दारा सिंह का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो अब जब इतनी सारी लेयर चढ़ गई, सोर्स गायब हो गया। इसी को बोलते हैं कि जब आपके डर्टी मनी का सोर्स आप गायब कर देते हो मल्टीपल लेयर लगा के, तो अब डर्टी मनी का जब सोर्स ही गायब हो गया तो अब ये क्लीन मनी हो चुका है, ये एक लेजिटिमेट मनी हो गया, क्योंकि इतनी लेजिटिमेट सोर्सेस पे आपने उसको इन्वेस्ट करके वापस इंडिया लेके आया। अब क्या होगा दोस्तों, यही लोग, ये जो दारा सिंह के चंटू बंटू ये लोग हैं, ये लोग इसी लॉन्डर्ड मनी को परचेस करेंगे लेजिटिमेट बिजनेस में। यानी कि अब दारा सिंह क्या बोलेगा, या तो दारा सिंह बोलेगा अब आप इन पैसे को मुझे मेरे बैंक अकाउंट में दे दो। तो अब दारा सिंह अपने बैंक अकाउंट में खुद से डिपॉजिट नहीं कर रहा है, उसको अलग अलग सोर्सेस से उसके बैंक में पैसे आ रहे हैं, जिसको हो सकता है दारा सिंह दिखाए कि ये मैं अनसिक्योर्ड लोन ले रहा हूं, अपने दोस्तों से लोन ले रहा हूं। या हो सकता है दारा सिंह अभी भी पिक्चर में ना आए, वो अपने दोस्तों को खुद ही बोल दे इससे तुम ये रेस्टोरेंट वाला बिजनेस खरीद लो, ये बंगले तू अपने नाम से खरीद ले, लेकिन इसका बेनिफिशियल ओनर मैं रहूंगा, तू तेरे नाम से खरीद ले, क्योंकि मैं मेरे नाम से खरीदूंगा तो मैं तो वैसे ही गुंडा मवाली हूं, मैं तो पुलिस की नजरों में हूं, मैं तो डिपार्टमेंट की नजरों में हूं, वो तो डाउट आएगा ही। तो तू तेरे नाम से ले, लेकिन इसका बेनिफिशियल ओनर मैं रहूंगा। घर खरीद ले, बेनिफिशियल ओनर मैं रहूंगा। तू कार खरीद ले, बेनिफिशियल ओनर मैं रहूंगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सिक्योरिटीज में लगा दे, बेनिफिशियल ओनर मैं रहूंगा। या तो मुझे छोटा मोटा अमाउंट खर्चा चलाने के लिए मेरे को ना 8-10 लाख का अनसिक्योर्ड लोन बोल के दिखा दे। तो दारा सिंह तो कहीं पे भी पकड़ नहीं आ रहा है, और उसने अपने पैसे को इतना रूट करके अलग अलग जगह अलग अलग लोगों के नाम पे इन्वेस्ट भी कर दिया। तो सबसे पहले हुआ भाई साहब प्लेसमेंट, जिस पे अपन ने स्प्लिट किया, फिर मल्टीपल ट्रांजैक्शन करके हुई लेयरिंग, लेयरिंग के बाद आपने क्या किया, उसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेट यानी कि कभी घर खरीद लिया, कार खरीद लिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, जिसपे यही सारे लोग नाम जिनका है, जिनको अपने पैसा दिया था वही रहेंगे। या तो दारा सिंह को छोटे छोटे अमाउंट में थोड़े थोड़े समय में अनसिक्योर्ड लोन बोल के देते रहेंगे। तो अब दारा सिंह के अकाउंट में अनसिक्योर्ड लोन बोल के आ रहा है, तो अब दारा सिंह भी अपने बैंक अकाउंट से किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर ले, उस बैंक अकाउंट के पैसे का इस्तेमाल करके कार खरीद ले, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर ले, क्योंकि भाई साहब ये पैसा दारा सिंह ने थोड़ी जमा कराया, मल्टीपल सोर्स से दारा सिंह के पास आया, अलग अलग अकाउंट से आया, जिसपे इतनी लेयरिंग हो चुकी थी। तो डर्टी मनी को आपने घुमा के दारा सिंह के अकाउंट में वापस दिया, तो घुमा के दिया, तब तक घूमते घूमते ये लॉन्डर हो गया, ये धुल गया, और ये जो टेंटेड मनी था ये अनटेंटेड हो गया, ये जो डर्टी मनी था ये क्लीन मनी हो गया, जो इलीगल मनी था वो लीगल मनी हो गया। यस सर। तो कहता है अब आप इसको लीगल लेजिटिमेट बिजनेस में लगा दो, ये पैसा धुल चुका है। अब इन्हीं 3 प्रोसेस को प्रिवेंट करने को बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जिसके लिए एक्ट बनाया गया है। तो दोस्तों देखो, कहता है ये 3 स्टेप है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिससे क्रिमिनल जो है ना डिस्गाइज करते हैं, गुमराह करते हैं इलीगल सोर्स ऑफ इनकम को। तो अब यही 3 स्टेप जो है ये यहां पे दिखेगा। तो देखो कहता है प्लेसमेंट, डिपॉजिटिंग लार्ज सम ऑफ कैश इनटू मल्टीपल बैंक अकाउंट, शेल कंपनी भी हो सकती है। शेल कंपनी क्या होती है सर, अगर आप बहुत बड़े रूप में सारी चीजें कर रहे हो तो जानबूझ के एक बोगस कंपनी बनाई जाती है, वहां पे डाल दिया जाता है पैसा, क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। फिर एक अनसिक्योर्ड लोन बोल के वापस से उन शेल कंपनी के थ्रू ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। इसको स्मर्फिंग भी बोलते हैं। स्मर्फिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है, स्मॉल डिपॉजिट कर देते हो टू अवॉइड डिटेक्शन बाय बैंकिंग अथॉरिटी, छोटे छोटे अमाउंट। अब लेयरिंग का मतलब क्या, एक बार बैंकिंग सिस्टम में पैसे आ गए, ये जो कार्टेल है, ये जो श्याम, खालिद, बंटी, सैम, ये लोग थे, ये कार्टेल क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जानबूझ के कॉम्प्लेक्स यानी कि कठिन कर देंगे, कि इधर उधर उधर पैसे घुमाएंगे, कठिन हो गया ये, ट्रांसफर करेंगे फंड बिटवीन ऑफशोर अकाउंट्स, अब फॉरेन में भी भेज देंगे, परचेज एंड सेल करेंगे वहां पे सिक्योरिटी, और ये बड़ा चैलेंजिंग कर देंगे अथॉरिटी के लिए कि इसका ओरिजिन निकाल पाए। अब फाइनली ये क्या करेंगे, जैसे ही ये सारी चीज हो गई, लॉन्डर्ड हो गया, वापस से आप इसको लेजिटिमेट इकोनॉमी में लाओगे, बिजनेस को ही परचेस कर लोगे, किसी में इन्वेस्ट कर दोगे। कार्टेल यूज करेगा फंड को लेजिटिमेट बिजनेस के लिए, कि रेस्टोरेंट, होटल या किसी भी लीगल इंटरप्राइज में इन्वेस्ट कर देगा, और यूज करेगा या तो फर्दर ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, यानी कि वापस से अपने इलीगल धंधे के लिए शायद इसको यूज करेगा, वापस से बम गोला बारूद बनाने के लिए यूज करेगा, वापस से प्रोस्टिट्यूशन रिंग चलाने के लिए यूज करेगा, या अपनी लेविश लाइफस्टाइल को जीने के लिए यूज करेगा। ठीक है सर, यहां तक की चीजें हुई। इसके बाद क्या आता है सर, अब देखो दोस्तों, ये सेक्शन 1 है, शॉर्ट टाइटल आपको पता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, एक्सटेंड करता है टू द होल ऑफ इंडिया। इनएक्ट हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 2003 को, यानी कि प्रेसिडेंट साहब ने इसको असेंट दी थी 1 जनवरी 2003 को। लेकिन सर नाम पे 2002 क्यों लिखा है, पार्लियामेंट से जिस ईयर को पास होता है
उस ईयर के नाम का एक्ट बनता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रेसिडेंट साहब ने कब असेंट दी, फर्क इससे पड़ता है कि पार्लियामेंट ने, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने कब उस बिल को अप्रूवल दी। तो वो 2002 पे ही अप्रूवल मिल गई थी। 1 जनवरी 2003 को प्रेसिडेंट साहब की असेंट है, ये इनेक्ट हुआ था। कमेंस हुआ था 1 जुलाई 2005। आई होप आपको पता है कमेंस का मतलब नियम कब से लागू होना शुरू करेंगे, कब से इसको पालन करना है, तो 1 जुलाई से, लेकिन बन गया था 1 जनवरी 2003 से। ऑब्जेक्ट बड़ा क्लियर है दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग को आपको प्रिवेंट करना है। अब बात को ध्यान से सुनना, एंड के बाद जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है ये क्या है। अब मान लीजिए जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, यानी कि इस लॉ के कंप्लायंस के लिए जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लॉ तो बन गया है लेकिन कौन पकड़ेगा इन चीजों को, कौन प्रिवेंट करेगा, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, जिसको हम प्यार से ईडी बोलते हैं। ईडी को समझ में आ गया ये सारी चीज दारा सिंह की है, यही उसके चंटू बंटू है। तो अब जितनी भी प्रॉपर्टी इन्होंने इस इलीगल मनी से बनाई है, किसी को किडनैप करके, किसी को जान से मार के, किसी को जान से मारने की धमकी एक्सटॉर्ट करके, स्मगलिंग करके, प्रोस्टिट्यूशन रिंग चला के, बम गोला बारूद बना के, ये जितनी भी इलीगल मनी से आपने ये कार खरीदी, ये बंगलो खरीदा, ये शेयर्स खरीदे, ये सिक्योरिटीज खरीदी, इन सब को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। यानी कि एक बार ये प्रूव हो गया कि आपका है, तो जितनी भी प्रॉपर्टी आपने इस इलीगल मनी से बनाई, जिसको आप लॉन्डर करके बना के लिए थे, ये सब का सब कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। तो पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट करोगे कैसे? जब आप सोर्स पता करोगे, सोर्स पता करके पता चल गया कि ये सारी प्रॉपर्टी इस इलीगल मनी से बनी, जिसको लॉन्डर किया गया था, सबको कॉन्फिस्केट यानी कि जब्त कर लिया जाएगा, वो सरकारी खाते पे चले जाएगी, फिर उसका ऑक्शन करवा के बेचा जाएगा, वॉट एवर एज द केस में भी, लेकिन पूरा पैसा कहां रहेगा? सरकारी खाते में। ठीक है सर। अब इसके अंदर कौन कौन सी अथॉरिटीज है, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। कहता है देखो दोस्तों, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है, यानी कि दीदी के अंदर मिनिस्ट्री है, आपको पता ही है, निर्मला सीतारमन जी के अंदर, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसके अंदर डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, जिसको प्यार से ईडी बोलते हैं। एक तो ये अथॉरिटी है जो इस कानून को पालन करवाने का काम करती है। आपने देखा होगा आए दिन आजकल न्यूज पे सुनने पे आता है कि ईडी ने यहां छापा मारा, ईडी ने वहां छापा मारा, 400 करोड़ रुपए मिले, 150 करोड़ रुपए मिले, इतने का सोना मिला। तो ये लोग एक्चुअल पे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। एक अथॉरिटी है जो इस एक्ट को एग्जीक्यूट कराने का काम करती है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए केस ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे दारा सिंह के ऊपर डाउट हुआ, इसके घर पे छापा मार देंगे। या मान लो दारा सिंह का ये जो चंटू बंटू जो उसके चेले लोग थे, पता चला मुखबिर की सूचना पे इनके पास पैसे रखे हुए हैं, बराबर है क्या, इनके घर पे छापे मार देंगे। ठीक है सर। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, वही डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर एक अथॉरिटी और है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। इसको प्यार से सेंट्रल नेशनल एजेंसी भी बोलते हैं। ये क्या करती है? ये सारे इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जिसको बैंक्स रिपोर्ट करती है। बैंक्स को अगर लगता है कि कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, ये सारे गुंडे लोग जो सामाजिक लोग नहीं है, जिनका काम ही क्रिमिनल एक्टिविटी का है, ये मल्टीपल टाइम आ रहे हैं, पैसा जमा करा रहे, बड़े छोटे छोटे अमाउंट में जमा करा रहे, बट सस्पिशियस लग रहा है, तो बैंक क्या करती है, ये सारे ट्रांजैक्शन जो उनको डाउटफुल लग रहे हैं कि ये लोग ना चोरी चकारी करके ही इस पैसे को लेकर आ रहे हैं, बराबर है क्या, तो इस परिस्थिति के अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को बैंकिंग कंपनी जो है वो रिपोर्ट करती है। ये रिसीव करता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट, उनको प्रोसेस करता है, समझता है कि हाँ ये छोटे छोटे अमाउंट आ रहा है, इसका तो काम भी नहीं, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये पैसे को कहाँ से ला रहा है, एनालाइज करेंगे, फिर यही इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करेंगे। कहाँ डिसेमिनेट? ईडी को देंगे, इन्फॉर्म करेंगे उसको कि ये सस्पेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, सारी एजेंसी को देंगे। और मान लो अगर ये पैसे को इनने फॉरेन भी भेजा है, तो उस फॉरेन एजेंसी के साथ जिनका हमारे साथ कोलैबोरेशन होगा, जो हमको वहां से मदद करते होंगे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, क्योंकि वहां का पैसा जब यहां आता है तो हम भी उनको मदद करते हैं, तो ये एक प्रकार का हमारा ट्रीटी है कि एक दूसरे की कंट्री को सपोर्ट करना है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो ये जो यूनिट है, ये सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके प्रोसेस करके ईडी को भेजेगी, फॉरेन यूनिट को भेजेगी, जिनका काम है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना। ठीक है सर। और साथ में कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने ऑथराइज किया है, ये अपॉइंट करेगी एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सर ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन रहेगी? ये एक ट्राइब्यूनल रहेगा
जो फाइनली डिसाइड करेगा, अगर ईडी ने पकड़ लिया, सोर्स पकड़ लिया, किसके कहने पे, इनकी इंफॉर्मेशन में, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने ईडी को जानकारी दी, ईडी ने छापा मारा, ईडी ने लगभग सारे ये बंगलों को, कार को, प्रॉपर्टीज को जब्त किया है। नाउ द अल्टीमेट अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी करेगी, वो आमतौर पर कोई ट्राइब्यूनल होगा, वो ट्राइब्यूनल फाइनल डिसीजन देगा कि हाँ, जो भी आपने फैक्ट्स हमको पेश किए, जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट की है, वाकई में ये इलीगल मनी से बनाई हुई प्रॉपर्टी है। फाइनली वो ऑर्डर पास करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो आमतौर पर एक ट्राइब्यूनल होगा, कि इन प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लो। तो ये लोग तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कॉन्फिस्केशन का अल्टीमेट ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का रहेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो ये तीन अथॉरिटी मिलके इस एक्ट को एग्जीक्यूट करवाने का काम करते हैं, और ये ट्राइब्यूनल, अब ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से अगर आप दुखी हो, यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से आप दुखी हो, तो आप अपील में भी जा सकते हो। अपील पे जाने के लिए जो होता है एपिलेट ट्राइब्यूनल होता है, वो एपिलेट ट्राइब्यूनल भी सीजी ही बनाती है। किसको बनाती है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है सर, यहां तक की चीजें हुई। अब दोस्तों क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया, मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेप, ये 2 उसके ऑब्जेक्टिव हो गए, अथॉरिटी में ईडी हो गया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हो गए, और एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो गया, जो अटैचमेंट और कॉन्फिस्केट का ऑर्डर करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कब मानेंगे, अब आपको मैं ये बताता हूं। देखो दोस्तों, ये है मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन, बड़ी प्यारी डेफिनेशन दी, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं 1 सेकेंड के अंदर मतलब फटाफट आपको समझा दूंगा। कहता है कोई भी व्यक्ति हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, कोशिश कर रहा है शामिल होने की, या ये जानते हुए शामिल होता है, यानी कि असिस्ट करता है, सहायता देता है, या नोइंगली पार्टी है, या फिर एक्चुअली इन्वॉल्व है इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी जिसका कनेक्शन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से है। सर एक एक करके बताते हैं, यहां से पकड़ लेते हैं। एक्चुअली इन्वॉल्व है इन एनी प्रोसेस, एक्चुअली इन्वॉल्व है इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी जिसका कनेक्शन किसके साथ है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के साथ। तो कहता है दोस्तों, ये दोनों में तो ये 3 डॉट को अगर मैं कनेक्ट करूं, तो ये तो सीधा सीधा दारा सिंह के बारे से बात कर रहा है कि आप दारा सिंह, क्या आप एक्चुअली इन्वॉल्व हो किसी प्रोसेस और एक्टिविटी में जिसका कनेक्शन क्राइम के साथ है। हाँ सर, दारा सिंह ने तो पूरे कोई क्राइम की कोई चीज ही नहीं छोड़ी है। तो दारा सिंह, आपने मनी लॉन्ड्रिंग का क्या किया है, ऑफेंस किया है। अब कहता है साथ साथ में इसको हेल्प कौन कर रहा है, इसको असिस्ट कौन कर रहा था, ये जानते हुए कि दारा सिंह इलीगल काम कर रहा है। उसके चंटू, बंटू, खालिद, साजिद, राम, मोनू, सोनू, जितने भी लोग थे, ये जो असिस्ट कर रहे थे, ये लोग भी, क्योंकि ये लोग इलीगल पैसे को लीगल बनाने में सहायता कर रहे थे, आप लोग भी मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कर रहे हो। कहता है आप नोइंगली पार्टी हो, तो आप जानते तो थे ना, सहायता भी कर रहे हो और जानबूझ के पार्टी बने हो। सर क्यों जानबूझ के पार्टी बने, अरे दारा सिंह उनको कमीशन दे रहा है, क्योंकि वो अपने बैंक अकाउंट से पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उनको खिला पिला रहा है। आप नोइंगली पार्टी हो उस दारा सिंह के साथ, या तो आप कोशिश कर रहे हो कि आप इंडल्ज हो जाओ इस एक्टिविटी के अंदर। तो मोर और लेस बोलूं तो इन सारी चीजों को ही ये इन्वॉल्व कर रहा है। तो कहता है ये सारे के सारे लोग, दारा सिंह और उसके जितने लोग हैं, सब के सब मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कर रहे हैं। मैं यहां पे रुक जाता हूं। कहता है सर देखो, आपने बताया था मनी लॉन्ड्रिंग का 3 स्टेप है। पहले तो आप इलीगल एक्टिविटी करके पैसे कमा रहे हो, उसके बाद उसके 3 स्टेप आते हैं। 3 स्टेप में पहला आता है, उसको आप प्लेस करते हो, लेयर करते हो, फिर इंटीग्रेट करते हो। तो अभी तो 3 स्टेप हुए नहीं सर, अभी तो सिर्फ आपने कमाया है। कैसे कमाया है, तो देखोगे तो यहां पे साफ बोला है कि आप एक्चुअली किसी प्रोसेस पे हो, किसी एक्टिविटी पे हो जो कि कनेक्टेड है विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो दारा सिंह, क्या आप इन एक्टिविटी पे हो? हाँ। दारा सिंह, आपको कौन हेल्प करता है इसके लिए? अब जैसे किसी को किडनैप करना है, तो यही तो राम, श्याम, सोनू, मोनू, खालिद, बंटी, यही लोग को तो आप बोलते हो जा उसको उठा के ला, जा इसको जान से मार दे, इसके पास ड्रग्स पहुंचा के आ जा। तो दारा सिंह, यू आर एक्चुअली कनेक्टेड विद द, यू आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी जिससे आपको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिल रही। प्रोसीड्स का मतलब क्या है, मनी मिल रहा है। तो दारा सिंह, आप तो हो ही इन्वॉल्व, साथ साथ में आपके लोग, आपको जो सहायता करने वाले लोग हैं ना, ये राम, श्याम, सोनू, मोनू, खालिद, बंटी, साजिद, यही तो आप लोग के ड्रग्स पहुंचा रहे, यही तो लोगों को उठा रहे, यही तो आपके बम, गोला बारूद को बेच रहे हैं। तो ये जितने भी लोग मिल के आप किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जिससे आपको क्या आ रहा है, मनी, ये ऑफेंस आप कर रहे हो। सर अभी तो सिर्फ गलत काम करके पैसा आया है सर, अभी वो 3 स्टेप किया नहीं है, बस वही आगे मैं बता रहा हूं। आगे क्या करता है, ये एक पार्ट हो गया डेफिनेशन का। कहता है इंक्लूडिंग इट्स कंसीलमेंट, यानी कि ये मत समझना
कि आपने गलत काम करके तो अभी पैसे कमाए हैं, अभी मनी लॉन्ड्रिंग की आपने स्टेप्स तो लिए नहीं, तो स्टेप्स नहीं लिए तो ऑफेंस नहीं बनेगा। भाई साहब, आपने गलत काम करके जैसे ही पैसे कमाए, अभी आप आगे स्टेप लो चाहे ना लो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, आपने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कर दिया है। अब आगे कहता है इंक्लूडिंग, अब आप इसको छुपाओगे, अब आप इसको कहीं पजेस करोगे, अब आप इसको एक्विजिस, अब इसको आप एक्वायर करोगे या यूज करोगे इसको अनटेंटेड प्रॉपर्टी बनाने के लिए। अनटेंटेड का मतलब, टेंटेड का मतलब होता है इलीगल मनी। अब आप इसको लॉन्डर करके टेंटेड अनटेंटेड बताओगे कि बेदाग है, इलीगल नहीं है, लीगल है, तो आप ये सारी प्रोसेस करोगे, इसको भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ऑफेंस बोलते हैं। आपने सिर्फ गलत काम करके पैसे कमाया है, उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। यानी कि सर, डेफिनेशन के दो हिस्से हैं। पहला, आपने इलीगल एक्टिविटी की 50 करोड़ कमाया, ये भी ऑफेंस है। अब आप इसका प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेट करोगे और अनटेंटेड करोगे। अनटेंटेड का मतलब, टेंटेड का मतलब दागी, अनटेंटेड का मतलब बेदाग। इसको आप अनटेंटेड करके, मनी लॉन्डर करके आप यूज करोगे, ये भी आपका क्या माना जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ऑफेंस। यानी कि सर, बड़ा क्लियर डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेशन ये बोल रहा है बस इलीगल एक्टिविटी आपने की और उससे पैसा आया, बस बात खत्म। आगे आप मनी लॉन्डर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसको प्लेस कर रहे हो, प्लेस करने के बाद आप लेयर चढ़ा रहे हो कि नहीं, लेयर चढ़ाने के बाद इंटीग्रेट कर रहे हो कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने जैसे ही वो काम कर दिया, इलीगल काम, ऑफेंस हो गया। अब कहता है देखो, ये जो एक्ट है ये ऑब्लिगेशन लगाता है बैंकिंग कंपनी के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, इंटरमीडियरीज के ऊपर। सर, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन होता है? जैसे ये मुथूट फाइनेंस हो गया, L&T फाइनेंस हो गया, ये सारे क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बैंकिंग कंपनी कौन सी हो गया, HDFC, ICICI, इनके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाता है कि जब भी आपको कोई क्लाइंट दिख रहा है जो सस्पिशियस लग रहा है, आप वेरिफिकेशन करो, मेंटेन करो इनका रिकॉर्ड, अपने सारे क्लाइंट का, सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करो, और आपको ये सारे ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया को देने पड़ेंगे। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया पे एक डायरेक्टर है, यानी कि एक अथॉरिटी है जो इस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का हेड आप कह सकते हो। इसको इतना पावर दिया है कि ये बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर पेनल्टी, फाइन इंपोज कर सकता है अगर आप टाइमली इनको रिपोर्ट नहीं करोगे ट्रांजैक्शन के बारे से। तो सर, एक तो इनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, ऊपर से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का जो हेड है, जो डायरेक्टर है, वो इनके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है अगर आपने टाइमली सारे ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को नहीं बताया तो। सर, क्यों बताएंगे? अरे, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इन ट्रांजैक्शन को ही देख के तो समझेगा कि कहां कुछ सस्पिशियस लग रहा है, तब वो ईडी को बताएगा, ईडी कार्रवाई करेगी, ईडी कार्रवाई करने के बाद जो ट्राइब्यूनल, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो कॉन्फिस्केट करेगी, अटैच करेगी। सो इट्स अ प्रोसेस, पहले आप बताओगे, इसीलिए आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाया हुआ है। अब कहता है दोस्तों देखो, इस एक्ट के अंदर ऑफेंस को 3 हिस्सों के अंदर बांटा है, शेड्यूल बनाया, शेड्यूल में 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। कहता है पार्ट ए के अंदर कौन कौन से ऑफेंस आ रहे हैं? इंडियन पेनल कोड के ऑफेंस आ रहे हैं। किसी को जान से मारने की धमकी देते हुए पैसा वसूल कर लिया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। किडनैप करके पैसा वसूल कर लिया, ऑफेंस है। आपने मर्डर कर दिया, ऑफेंस है। हाफ मर्डर है, ऑफेंस है। ड्रग्स बेच के पैसे कमाया, NDPS एक्ट में ऑफेंस है। कोई बम, गोला, बारूद, एक्सप्लोजिव बेच के पैसा बनाया, ऑफेंस है। कोई अनलॉफुल एक्टिविटी की, कट्टा बेचा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का ऑफेंस किया, किसी जानवर को आपने मारा, उसकी खाल उधाड़ी, उसका जैकेट बेच के, जैकेट बना के मार्केट में बेच रहे हो, NDPS इसके अंदर, वाइल्ड लाइफ के अंदर ऑफेंस है। इमोरल ट्रैफिक की, आपने कोई फीमेल्स को बेच दिया प्रोस्टिट्यूशन रिंग वालों को, ऑफेंस है। आपने ब्राइबरी यानी कि घूसखोरी की, ऑफेंस है। ये सारे पार्ट ए के ऑफेंस है। ये जो भी ऑफेंस कोई भी व्यक्ति कर रहा है, आप मान के चलिएगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, ऑफेंस कर रहे हो, आप इलीगल मनी कमा रहे हो, ऑफेंस है, तो PMLA एक्ट आपके ऊपर अट्रैक्ट होगा। अब कहता है, ये बम, गोला, बारूद की बात हो गई। फिर कहता है कोई आपने पेंटिंग, आर्टिस्टिक वर्क या पुरानी कोई हिस्टोरिकल चीजें थी, आर्टिस्टिक वर्क था, उसको चुरा के बेचा, इलीगल मनी है। पार्ट बी के अंदर वो सारे ऑफेंस आते हैं जिसकी टोटल वैल्यू 1 करोड़ और मोर है। और पार्ट सी के अंदर का आता है ट्रांस बॉर्डर क्राइम, आपने स्मगल किया, ड्रग्स आपने आउटसाइड द कंट्री भेजा, या आप आउटसाइड द कंट्री से ड्रग्स यहां पे मंगा के बेच रहे हो, तो पार्ट सी के अंदर जो है क्रॉस बॉर्डर वाले इलीगल एक्टिविटी आती है। तो कहता है देखो,
हर स्केड्यूल के अंदर जो ऑफेंस है ना वो प्रेडिकेट ऑफेंस है। प्रेडिकेट का मतलब जब तक वो ऑफेंस नहीं होते तब तक मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट आपके ऊपर नहीं लगने वाला। यानी कि सर जब तक ड्रग्स बेच के कोई इलीगल मनी आ नहीं जाता, जब तक बम गोला बारूद बेच के कोई इलीगल मनी आ नहीं जाता, जब तक सर स्मगलिंग करके कोई इलीगल मनी आ नहीं जाता, तब तक ये एक्ट नहीं लगेगा। तो कहता है देखो ये जो स्केड्यूल्ड ऑफेंस है इसको प्रेडिकेट ऑफेंस बोला गया है, यानी कि अकरेंस ऑफ द सेम इज अ प्री रिक्विजिट। ये जब तक नहीं होगा तब तक आप इन्वेस्टिगेशन बढ़ा ही नहीं सकते मनी लॉन्ड्रिंग का। तो आपको ये ध्यान रखना है जब तक ये ऑफेंस नहीं होते जो स्केड्यूल पे बताए हैं तब तक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगने वाला नहीं है, तब तक आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकते। अब कहता है पनिशमेंट कितनी है, तो सबसे पहले तो कहता है रीगरस इंप्रिजनमेंट है। आप पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में जो भी ऑफेंस करोगे, रीगरस यानी कि आपको जेल के अंदर जबरदस्त तरीके से काम करवाया जाएगा। मैक्सिमम 3 साल, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल के लिए। मिनिमम 3 साल का आपको रहेगा और मैक्सिमम 7 साल के लिए आपको जेल हो सकती है, रीगरस इंप्रिजनमेंट, और फाइन भी लग सकता है। लेकिन कहता है अगर आप पार्ट ए वाला ऑफेंस करते हो, जो पार्ट ए के अंदर जितने भी नाम बताए थे ना एक्ट के, अगर उसके ऑफेंस करते हो तो यहां पे जो मैक्सिमम 7 इयर्स दिया हुआ है ये 7 की जगह कितने में एक्सटेंड हो जाएगा, 10 इयर्स में एक्सटेंड हो जाएगा इंस्टेड ऑफ कितना, 7 इयर्स। तो भाई यहां पे जैसे 7 साल बोला था, लेकिन अगर आप पार्ट ए वाला ऑफेंस कर रहे हो तो मैक्सिमम 7 साल की जगह कितना हो जाएगा, 10 साल। और प्रॉपर्टी को जो कॉन्फिस्केट करेंगे वो तो होएगा ही भाई साहब, वो प्रॉपर्टी तो कॉन्फिस्केट होएगी, यानी कि चारों खाने से आप क्या हो जाओगे, चित हो जाओगे। ठीक है सर। अब कहता है प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो कहता है ये जो पीएमएलए एक्ट है ना ये किसको इंपावर कर रहा है, ईडी को इंपावर कर रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करोगे मनी लॉन्ड्रिंग की, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। दूसरा कहता है पीएमएलए एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को स्टैब्लिश करना है। कौन स्टैब्लिश करेगा, सीजी, जो अटैचमेंट और कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर देगा। और कहता है एक एपिलेट ट्राइब्यूनल के बारे से भी बताता है। कौन अपॉइंट करेगा एपिलेट ट्राइब्यूनल, सीजी ही। अब मैं आपको बता देता हूं ये कौन होगा एपिलेट ट्राइब्यूनल। भाई देखो दो तो अपने पास अथॉरिटी हो गई, एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हो गई और एक ईडी हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्राइब्यूनल अपॉइंट किया जो कॉन्फिस्केट करके, अटैच करके कॉन्फिस्केट करेगा। अब अगर इन तीनों के ईडी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कॉन्फिस्केट ट्राइब्यूनल करेगा जिसको सीजी ने अपॉइंट किया है। अब अगर आप इनकी हरकतों से दुखी हो, किसी निर्दोष इंसान के पास जाके उसको मनी लॉन्ड्रिंग के केस पे फंसा दिया, कई ऐसे केस है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं हिंट दे देता हूं। बॉलीवुड के कुछ रिस्पेक्टेड स्टार्स हैं जिसके अंदर ईडी गई थी और ईडी से उन्होंने बहुत अच्छे से कॉपरेट किया था और ईडी खुश हुए थे उनके बर्ताव से और कुछ भी नहीं मिला था ईडी को। अब अगर वो दुखी हैं कि भाई मैं हरास हुआ हूं, मेरे को अपील करना है इनके इन्वेस्टिगेशन के अगेंस्ट, गलत हुआ है मेरे साथ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, तो अब एक एपिलेट ट्राइब्यूनल है जो सीजी ही अपॉइंट करेगा। और सर सीजी किसको एपिलेट ट्राइब्यूनल अपॉइंट करेगा, जो सेशन कोर्ट होते हैं ना, सेशन कोर्ट। पहले देखो भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही सेशन कोर्ट बोल दिया जाता है जब क्रिमिनल मैटर होता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो जज होता है उसको सेशन जज बोल दिया जाता है जब क्रिमिनल मैटर होता है। तो हर स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है ना, उस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो सीजी हर स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सेशन कोर्ट है ना उनको डेजिग्नेट कर देगा कि भैया आप ही पीएमएलए के केसेस देखोगे। उनको स्पेशल कोर्ट का नाम दे दिया जाता है। क्यों स्पेशल, क्योंकि उन्हीं सेशन कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उसको सीजी ने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करके डेजिग्नेट कर दिया कि आप एक सेशन कोर्ट की जो लोग हो, सेशन कोर्ट है जो सेशन जज है, आप एक एपिलेट ट्राइब्यूनल का काम करोगे। यानी कि ईडी के ऑर्डर से कोई दुखी है, ट्राइब्यूनल के अटैचमेंट और कॉन्फिस्केशन से अगर कोई दुखी है तो वो आपके पास आएगा अपील लेके और आप उसको क्या करोगे, हियर करोगे और उसमें फाइनल ऑर्डर दोगे। अब सवाल आता है सर उस ये जो ट्राइब्यूनल रहेगा, सबसे पहली तो बात आती है कि पहले ट्राइब्यूनल है क्योंकि 3 अथॉरिटी, एक ईडी, एक इंटेलिजेंस यूनिट, फिर ट्राइब्यूनल है जो अटैचमेंट और कॉन्फिस्केशन करेगी। जब इनके ऑर्डर से आप दुखी होगे तो आप अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाते हो। तो आते हैं देखते हैं कि ट्राइब्यूनल में कौन होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो पीएमएलए क्या करता है, डेजिग्नेशन करता है 1 और मोर कोर्ट ऑफ सेशन एज स्पेशल कोर्ट और स्पेशल कोर्ट्स टू ट्राई द ऑफेंस पनिशेबल अंडर पीएमएलए एक्ट एंड ऑफेंसेस विथ
विच अक्यूज्ड में अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बी चार्ज, यानी कि आपको एक कोर्ट बना के दे दिया, ठीक है सर। अब कहता है सर ये कौन सा कोर्ट है जिसको डेजिग्नेट किया कि भैया आप इनका ट्रायल चलाओगे। तो ट्रायल चलाने के लिए मैं पूरा प्रोसेस बताता हूं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को सबसे पहले तो भाई खबर मिली, उनने ईडी को दी, ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया, प्रॉपर्टी जब्त की, ट्राइब्यूनल के पास गए, ट्राइब्यूनल ने उन केस का प्रॉपर्टी अटैच कर दी, कॉन्फिस्केट कर दिया। अब उस व्यक्ति के ऊपर जो इस एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही चलेगी, वो कानूनी कार्यवाही चलेगी कैसे, इस कोर्ट के तहत, जिसको सीजी ने ही क्या किया है, डेजिग्नेट किया। पीएमएलए के अंदर उसी सीजी को ही पावर दिया ये सारी चीजें, ठीक है सर। कहता है और क्या होगा इसमें, कहता है बायलैटरल एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। एक इंडिया की कंट्री है, बाकी की कंट्री से बायलैटरल एग्रीमेंट बनाएंगे कि भैया अगर कोई पैसा आपके देश पे आया है तो आप उसकी पूरी जानकारी दोगे, अगर आपके यहां से पैसा हमारे पास आया हम पूरी जानकारी देंगे। ऐसे मिलके ग्लोबली हम मनी लॉन्ड्रिंग को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। तो ठीक है सर, ये बायलैटरल एक्ट हो गया, आप एक दूसरे से इंफॉर्मेशन पास करोगे। अब कहता है देखो जो अथॉरिटीज है ना, जैसे डायरेक्टर हो गया, किसका डायरेक्टर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, एंड एपिलेट ट्राइब्यूनल है, इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया कि आप प्रोसीडिंग करोगे, अटैचमेंट करोगे, कॉन्फिस्केशन करोगे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यही लोग अटैच करेंगे, ठीक है सर। गवर्नमेंट ने इस यूनिट को कब बनाया था, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, नवंबर 2024 में। इसको डायरेक्टर हेड करते हैं। ये कौन डायरेक्टर होता है, यूपीएससी का एग्जाम जब आप क्लियर करते हो ना दोस्तों, और अगर आप बहुत अच्छे से क्लियर करते हो और आपको एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, तो आप बनते हो जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बराबर है। इसी जॉइंट सेक्रेटरी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी रहेगा, उसी को इस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का क्या बनाया जाता है, हेड बनाया जाता है या डायरेक्टर बनाया जाता है, वो ही इसको लीड करता है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, बराबर है, ये जो आपको मैंने बताया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये रिसीव करेगा सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, रिसीव करेगा बैंकिंग कंपनी से और ईडी को बताएगा, और ईडी अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा। ईडी इन्वेस्टिगेशन करके ट्राइब्यूनल को बताएगा, जिसको सीजी ने अपॉइंट किया है, ट्राइब्यूनल अटैच करके कॉन्फिस्केट करेगा। अब इसके बाद की जो ट्रायल चलेगी वो स्पेशल कोर्ट पे चलेगी। अब आप स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर से दुखी हो, ईडी के ऑर्डर से दुखी हो, ट्राइब्यूनल के अटैचमेंट और कॉन्फिस्केशन से दुखी हो, तब आप जाते हो एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास, और एपिलेट ट्राइब्यूनल की बातें अगर अभी अपने आगे करने वाले हैं, ठीक है सर। यहां तक समझा, मैंने ऑलरेडी बता दिया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका एग्जीक्यूटिव बॉडी रहने वाला है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के बारे से पूरी बात कर दी, इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, ठीक है सर। अब बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी की। सर रिपोर्टिंग एंटिटी किसको बोला जा रहा है, बैंक्स को बोला जा रहा है। बैंक्स किसको रिपोर्ट करती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करती है, और रिपोर्ट करने के बाद फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इनको एनालाइज करके कुछ भी सस्पेक्टेड रहता है ईडी को बताता है, ईडी फिर इन्वेस्टिगेशन करता है, ट्राइब्यूनल को बताएगा जिसको सीजी ने अपॉइंट किया है, ट्राइब्यूनल उसका अटैच करके कॉन्फिस्केट करता है, स्पेशल कोर्ट के अंदर ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलने के बाद आप दुखी रहोगे तो आप एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास जाओगे, जो अपन आगे पढ़ेंगे। आते हैं सर, रिपोर्टिंग एंटिटी को हर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना है जो उस नेचर का, उस वैल्यू का है जो प्रिस्क्राइब करेंगे। कौन प्रिस्क्राइब करेगा, इस एक्ट के अंदर अलग अलग नेचर और अलग अलग अमाउंट आपको प्रिस्क्राइब किए गए कि इसकी रिपोर्टिंग आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को करना है। सर वो कौन से ट्रांजैक्शन है, कौन से नेचर के, वो अपने सिलेबस पे नहीं है, ठीक है। अब आपको ये फर्निश करना है डायरेक्टर को। डायरेक्टर कौन है, जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको आपको ये सबमिट करना है। आपको वेरीफाई करना है आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट, यानी कि वो केवाईसी होता है ना, हर बैंक को केवाईसी करना है, ठीक है सर। आइडेंटिफाई करना है बेनिफिशियल ओनर, तो ये जो खालिद, साजिद, राम, चंटू, बंटू, राहुल थे जो दारा सिंह के चेले थे, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनके पीछे दारा सिंह ही है, बेनिफिशियल ओनर कौन है, दारा सिंह। आपको ये रिकॉर्ड 5 साल के लिए मेंटेन करना है। अब कहता है 5 साल आप कहां से मेंटेन करोगे, तो कहता है देखो जब से अकाउंट क्लोज हुआ है वहां से 5 साल, या जब से मान लो अकाउंट डोरमेंट हुआ है वहां से 5 साल, विच एवर इज लेटर। सर क्या मतलब, मान लीजिए इन सबने अकाउंट खोला था, पिछले जो भी लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ था, लास्ट ट्रांजैक्शन से लेके अब तक 5 साल हो गए, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। अकाउंट आज भी है बट अकाउंट डोरमेंट है, कोई भी उस पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। तो कहता है जब भी लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ था वहां से 5 साल देख लो, या तो जब अकाउंट इनने क्लोज किया वहां से 5 साल देख लो, दोनों में से जो भी बाद में है वहां से 5 साल देखना है। अगर लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ वहां से 5 साल हो गए,
या अकाउंट क्लोज हुआ वहां से 5 साल हुए, तो दोनों में से जो भी इवेंट बाद में हो, यानी कि लास्ट ट्रांजैक्शन बाद में हुआ है कि अकाउंट क्लोज बाद में हुआ है, वहां से 5 साल आपको देखने हैं। 5 साल तक आपको इनके सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने हैं और आपको एक इसको बताना है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है, कहता है 5 years आफ्टर द बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन अ क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग कंपनी हैज एंडेड, यानी कि डॉर्मेंट हो गया, या तो अकाउंट क्लोज हुआ, विच एवर इज क्या बोल रहा है, लेटर। ठीक है सर। अब ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का काम क्या रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, ये राइटिंग में कंफर्म करेगा कि प्रॉपर्टी को क्या कर लो, अटैच कर लो। ये अपन 40 बार बात कर ली इसके लिए। अब ये जो स्पेशल कोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेशल कोर्ट कौन बनाता है, तो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ही बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके साथ कंसल्ट करके, हर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सेशन कोर्ट है उनको डेजिग्नेट कर दिया जाएगा कि आप स्पेशल कोर्ट हो, आप इसका ट्रायल चलाओगे। ठीक है सर, इनका ट्रायल चलेगा स्केड्यूल्ड ऑफेंस का, ये अपन बात कर लिए। अब एपिलेट ट्राइब्यूनल कौन बनाएगा सर, तो कहता है भाई साहब देखो, एपिलेट ट्राइब्यूनल भी सीजी ही बनाने वाली है, सीजी ही स्टैब्लिश करेगी एपिलेट ट्राइब्यूनल को। ठीक है सर। एपिलेट ट्राइब्यूनल यानी कि कौन, भाई साहब ये जो स्पेशल कोर्ट में जो ट्रायल चलेगा, ईडी जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, ट्राइब्यूनल ने जो कॉन्फिस्केशन और अटैचमेंट के ऑर्डर दिए, इन सब के अगर आप दुखी हो तो आप जाओगे एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास, जिसको सीजी नहीं स्टैब्लिश करना है। और कहता है इस एपिलेट ट्राइब्यूनल के अंदर कौन रहेगा, तो कहता है इस एपिलेट ट्राइब्यूनल के अंदर एक चेयरपर्सन और एक मेंबर रहेगा, जो कि कौन सा चेयरपर्सन और मेंबर रहेगा जो इस एपिलेट ट्राइब्यूनल के अंदर बैठेगा, तो कहता है देखो, कोई भी चेयरपर्सन और मेंबर जो किसी भी ट्राइब्यूनल के अंदर चेयरपर्सन और मेंबर की पोजीशन रखा है, वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल हो सकता है, वो कंपटीशन एपिलेट ट्राइब्यूनल था वो वाला हो सकता है। कोई भी ट्राइब्यूनल के अंदर, कोई भी क्वासी कोर्ट के अंदर अगर कोई व्यक्ति चेयरपर्सन और मेंबर की पोजीशन रखा हुआ है, कहता है उस व्यक्ति को सीजी के द्वारा बनाए गए एपिलेट ट्राइब्यूनल का भी चेयरपर्सन और मेंबर बना दिया जाएगा। तो कहता है देखो, चेयरपर्सन और अ मेंबर होल्डिंग अ पोस्ट एज सच यानी कि चेयरपर्सन और मेंबर हो किसी अदर ट्राइब्यूनल में जो कि स्टैब्लिश्ड है किसी लॉ पे, इन एडिशन टू हिज बीइंग द चेयरपर्सन और मेंबर, वहां पे भी तो हो तुम चेयरपर्सन और मेंबर, मे बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ द एपिलेट ट्राइब्यूनल। यानी कि सर सीजी जो एपिलेट ट्राइब्यूनल बनाएगा, जो अपील सबकी सुनेगा, उस पे जो चेयरपर्सन और मेंबर रहेगा वो व्यक्ति रहेगा जो ऑलरेडी किसी भी ट्राइब्यूनल में चेयरपर्सन और मेंबर की कैपेसिटी रखा है, उसी को आप एपिलेट ट्राइब्यूनल का चेयरपर्सन और मेंबर बना दोगे, जो ये सारी अपील को सुन के लेगा। डन सर। ठीक है सर, आगे बढ़ता हूं। तो कहता है चेयरपर्सन होगा और 2 मेंबर होंगे इसके अंदर, ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ है ताकि ये अपील सुने अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जिसने कॉन्फिस्केट किया, अटैचमेंट किया है। और अथॉरिटीज कौन कौन अथॉरिटी आ गई, ईडी आ गया, डायरेक्टर आ गया उसका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगा वो। अब कहता है सर रिपोर्टिंग कंपनी को ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करने हैं, तो कहता है हर बैंकिंग कंपनी को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करने हैं, चाहे वो कैश में हो चाहे ना हो। सर कैश पे हो चाहे ना हो का मतलब क्या है, एक होता है जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट करते हो तो ये एक प्रकार का कैश ट्रांजैक्शन कहलाता है, एक होता है जब आप बैंक टू दूसरे बैंक ट्रांसफर करते हो तो कहीं ना कहीं सस्पिशियस तो दिख रहा है कि लगातार कभी 5 लाख, कभी 8 लाख, कभी 10 लाख ट्रांसफर हो रहा है और फ्रीक्वेंट हो रहा है, और देयर इज नो लॉजिक। जिसको ट्रांसफर हो रहा है वो भी कोई व्यापारी नहीं है, जो ट्रांसफर कर रहा है वो भी कोई व्यापारी नहीं है, दाल पे कुछ तो काला लग रहा है दया। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। तो 3 चीजें बताइए, बाकी तो एग्जाम्पल है। पहला, रीजनेबल ग्राउंड है सस्पिशन का। कैसे सर बताना, कहता है देखो आप ना बैंक अकाउंट से लार्ज डिपॉजिट और विड्रॉल कर रहे हो, लेकिन जितने भी डिपॉजिट और विड्रॉ कर रहे हो ना, ये सब एक लिमिट के अंदर कर रहे हो। कहने का मतलब क्या है, देखो आमतौर पर क्या होता है, एग्जांपल ले लेते हैं 10 लाख, 10 लाख से ऊपर का अमाउंट अगर आप विड्रॉ करते हो, ये रिपोर्ट करना पड़ता है बैंक को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को और अलग अलग डिपार्टमेंट को। ये बात आपको पता थी। तो आप डिपॉजिट भी उतना ही करा रहे हो जो लिमिट के अंदर है, जो अनरिपोर्टेबल है, आप विड्रॉ भी उतना ही कर रहे हो जो लिमिट के अंदर है और अनरिपोर्टेबल है, लेकिन फिर भी दिख रहा है कि आप जानबूझ के ये लिमिट के अंदर सारी चीज कर रहे हो, आपका इरादा दिख रहा है कि आप रिपोर्टेबल नहीं बनाना चाहते हो। तो कहता है जहां पे भी दाल पे कुछ काला लगा तुरंत रिपोर्ट किया जाएगा सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को। दूसरा कहता है
आप इसको कर रहे हो उन सर्कमस्टांसेस में जो अनयूजुअल और अनजस्टिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रही है। यानी कि पहले आपने क्या किया, आपने गोल्ड पे इन्वेस्ट किया, गोल्ड पे इन्वेस्ट करने के बाद उसको बेचा, बेचने के बाद आपने पैसे किसी को फाइनेंस किए, उसका इंटरेस्ट अमाउंट आया, अब आप उसको किसी इंडस्ट्री मतलब किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां से डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, फिर उसको कहीं आप घुमा रहे हो, फिर आपने उसको फॉरेन भेज दिया। तो ये जितने भी ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं कि यार एक बंदा कभी गोल्ड पे इन्वेस्ट कर रहा है, कभी किसी को फाइनेंस दे रहा है, कभी किसी की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है, कभी उसको वापस ला रहा है, कभी उसको फॉरेन पे भेज दे रहा है। तो ये इतनी सारी चीजें एक आदमी कर रहा है, बड़ा आड़ा तिरछा ट्रांजेक्शन चल रहा है। तो कहता है बड़ा अनजस्टिफाइड कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, अनयूजुअल लग रहा है, रिपोर्ट करना पड़ेगा। और या तो कहता है कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो किसी बिजनेस के संबंध में नहीं है, अपीयर्स टू हैव नो इकोनॉमिक रैशनल। नो इकोनॉमिक रैशनल का मतलब किसी बिजनेस से संबंध नहीं रख रहा है। अब दारा सिंह ने खालिद को पैसे दिए 8 लाख रुपए, खालिद क्या करता है, खालिद का टेलरिंग का काम है, बराबर है क्या, वो टेलर है, वो टेलर इंसान 8 लाख रुपए आके जमा करवा के जा रहा है। भाई 8 लाख रुपए टेलरिंग वाला बंदा डिपॉजिट कर रहा है, देयर इज नो बिजनेस रैशनल, देयर इज नो इकोनॉमिक रैशनल कि ये पैसा कहां से ला रहा है। तो कहता है भाई साहब ये तीनों प्रकार के ट्रांजेक्शन सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट कहलाएंगे, जिसको आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर दोस्तों कुछ रूल्स बनाए थे 2005 में। वो कहता है हर कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है अगर वो ट्रांजैक्शन 10 लाख के ऊपर है। और कहता है अगर सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रांजैक्शन है, जिसका मैंने एग्जांपल आपको दिया कि आप छोटे 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 लेयर्स पे अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, रूट कर रहे हो पैसे को, तो कहता है भले आप घुमा रहे हो पैसे को, भले वो 10 लाख के नीचे का है पर मंथ, आप इसका भी रिकॉर्ड बनाओगे क्योंकि आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो। हर ट्रांजेक्शन जो रिसीट ले रहा है ₹10 लाख और मोर और इट्स इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी से पैसा आ रहा है 10 लाख या उसके ऊपर, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। फर्जी करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन था, भले कैश में हो चाहे अदरवाइज हो, जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी शामिल है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ये आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में मेंटेन करना है, आपको इसको देना है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को। कुछ ट्रांजैक्शन आप हार्ड कॉपी में दोगे, आप बैंकिंग कंपनी, आप एक प्रिंसिपल ऑफिसर डेजिग्नेट करके रहोगे, यही प्रिंसिपल ऑफिसर रिपोर्ट करेगा किसको, डायरेक्टर को, जो जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसको ये सारे ट्रांजैक्शन है कि ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेगा सारी इंफॉर्मेशन उनको देने के लिए। आप अपने क्लाइंट्स का केवाईसी करके लोगे, बराबर है। केवाईसी आपको कितने दिन में कर लेना है, विद इन 10 डेज आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेंट्रल केवाईसी को देना। अब सर ये क्या है बताओ मुझे, कहता है जितनी भी रिपोर्टिंग एंटिटी जो बैंकिंग कंपनी, जो भी नया कस्टमर इनके पास बैंक अकाउंट खोलता है, बैंक अकाउंट खोलने से 10 दिन के अंदर पूरा नो योर कस्टमर यानी कि नो योर क्लाइंट, ये फॉर्मेलिटी पूरी करके आपको सेंट्रल केवाईसी में देना है। सर ये सेंट्रल केवाईसी क्या है, सेंट्रल केवाईसी एक ऐसी केवाईसी है यानी कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहां पे आपके तमाम बैंक में, चाहे आईसीआईसीआई हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे 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 मुथुट बैंक हो, चाहे आपका ये वाला बैंक हो, लेना बैंक, देना बैंक, जितनी भी बैंक है जो आप आम दुनिया में सुनते हो, इन सब के कस्टमर्स का रिकॉर्ड सेंट्रल केवाईसी के पास रहता है, ताकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को कभी भी किसी भी कस्टमर के बारे से जानना हो, वो सेंट्रल केवाईसी से अप्रोच करके सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है। अब कहता है अब आज तो डिजिटल केवाईसी प्रोसेस हो गया, तो आपको करना है। सर क्या होता है, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपका नाम, मिडिल नेम, सरनेम, फादर का नाम, मदर का नाम, परमानेंट एड्रेस, कहाँ आप रहते हो, क्या काम करते हो, आपकी फोटो अटैच होगी, आपका आधार कार्ड उससे लिंक होगा, आपका पैन कार्ड उससे लिंक होगा, आपका फोन नंबर उस पर रहेगा, आपकी ईमेल आईडी उसके अंदर रहेगी। ये सारी चीज डिजिटल केवाईसी पे होती है। तो कहता है द रेगुलेशंस हैव मेड डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग, वेरीफाइंग, ऑथेंटिक एंड सर्टिफाइंग केवाईसी रिकॉर्ड। अगर आपका नाम आपके आधार कार्ड से मैच नहीं हो रहा है, आपका केवाईसी नहीं होगा, आपको मैंडेटरी पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर देना पड़ेगा, परमानेंट ऑफिस का एड्रेस देना पड़ेगा। अब डिजिटल पेमेंट हो गया, डिजिटल पेमेंट से पूरा रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक है, लाइव ट्रांजैक्शन है। इन सारी चीजों से हम रिड्यूस कर पा रहे हैं इलीगल और इमोरल ट्रांजैक्शन, क्योंकि सारी चीज डिजिटल होने की वजह से ये ट्रेस करना बड़ा इजी हो गया है।
तो कहता है देखो आधार, टेलीफोन, बैंक अकाउंट, इनकम टैक्स, ये सब लिंक रहेंगे तो सारी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। तो ये जो मल्टीपल लेयर करके सोर्स गायब करने की कोशिश करते हैं ना, इस डिजिटल केवाईसी के चलते धीरे 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 लिंक पकड़ते पकड़ते कहीं ना कहीं हम उस इलीगल सोर्स में पहुंच ही जाएंगे। तो ये अपने को हेल्प करता है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए, इसलिए हमने डिजिटल केवाईसी का भी प्रोसेस बना के लिया है। एंड दैट्स ऑल दोस्तों, यहां पे आके आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको एक पूरा क्लियर कट आइडिया लग चुका है कि इस एक्ट के अंदर कौन सी अथॉरिटी है, क्या ये काम कर रहा है, और अब जब आप इसके क्वेश्चन पढ़ोगे मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल दोस्तों, लेक्चर अगर अच्छा लगा तो जरूर कमेंट में बता के जाइएगा कि कैसा लगा लेक्चर, और चैनल पे न्यू हो तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और अब तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक करे बिना तो बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं दोस्तों अगले रिवीजन वीडियो में। दिस साइड CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।